हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट सिविक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति से लेसन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे वीडियो ये। संघवाद क्या है? तो संघवाद क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम संघवाद को हम नीचे दिए गए सेंटेंस पढ़कर हम इसके बारे में हम जानेंगे कि संघवाद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं और पिछले अध्याय में जैसे हम पढ़े हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर के बारे में गौर करेंगे। कि आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। जो चेंजिंग हुआ है उनकी केंद्रीय सरकार में, उनकी शक्ति में कमी करना भी एक क्या था, उनकी शक्ति में भी कमी करना भी एक था। और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए, और ये जो अधिकार थे प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए। हर प्रांत जो सरकारों को दे दिया गया। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, यानी बेल्जियम में उससे पहले भी जो कि प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, तभी उनकी भूमिका थी और उनका अपना भी अधिकार भी था। पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। यानी जो अधिकार उनको मिला था वो केंद्र सरकार द्वारा उनको दिया गया था और वो जब चाहे केंद्र उनसे वापस ले सकता था। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। यानी कि 1993 में कुछ चेंजिंग हुआ, कुछ बदलाव हुआ और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया, यानी कि संविधान के द्वारा उनको अधिकार दिया गया। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। और इस तरह से इस प्रकार जो कह रहा है कि बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह जो है संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। यानी कि श्रीलंका में अभी भी जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एकात्मक शासन व्यवस्था है और जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार रहते हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। यानी यहाँ श्रीलंका के तमिल नेता जो हैं वो चाहते थे, उनका ये चाह था, उनका राय था कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। कह रहा कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च जो सत्ता, जो सबसे ऊंची सत्ता होती थी, वो केंद्रीय अधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक, यानी कि हर उनके अंग, यानी कि उनके विभिन्न अंगों में, यानी कि अलग अलग अंगों में, अलग अलग भागों में, इकाइयों के बीच बढ़ जाते थे। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, यानी 2 स्तर पर होती हैं। जैसे इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय में होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है, यानी जो शासन के दैनिक जो दैनिक कामकाज है, जो दिनों जो का डेली का जो उनका कामकाज क्या काम कर रही है, किस प्रकार से कर रही है, उसको वो देख रेख करती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। यानी कि सत्ता के इन 2 स्तरों की जो सरकारें होती हैं अपने अपने स्तर पर जो है स्वतंत्र होकर खुल करके अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है, यानी इसके ठीक उलट है। शासन व्यवस्था जो है उससे ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही असर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यानी कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी जो इकाइयाँ हैं उसके अधीन होकर, उसके ही अनुसार होकर के इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर
संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। जैसे कि केंद्रीय सरकार जो होते हैं, जो केंद्रीय सरकार, वो राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। उसको स्वयं केंद्र सरकार ही कर सकता है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाब नहीं देती हैं। यानी कि राज्य सरकारों के पास जो है अपनी शक्तियां होती हैं, अपने नियम कानून होते हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाब नहीं देनी होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर संघीय व्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो हम उस पर हम पढ़ेंगे और गौर करेंगे, मतलब क्या है ये महत्वपूर्ण बिंदु दिया। स्टूडेंट्स, पहला बिंदु है, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। यानी यहाँ पर 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, पर कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कि कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार होता है। तीसरा है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसके लिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। यानी इस तरह से वो सरकार जो होती है वह उनके कार्यों में उनको प्राधिकारी गारंटी देती है और सुरक्षा देती है। चौथा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। यानी कोई भी सरकार जो है इसमें अकेले नहीं बदल सकती है। इसमें चेंजिंग करने के लिए, बदलाव करने के लिए सबकी, यानी दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति होगी, तभी ये बदला जा सकता है। पांचवा है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कि अदालतों का ये सिर्फ अधिकार है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के जो विवाद हैं उनकी स्थिति के सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। छठा है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करते हैं। यानी इनके लिए जो होते हैं अलग अलग स्रोत निर्धारित करते हैं। सातवां है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। यानी कि संघीय व्यवस्था शासन के जो होते हैं दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार जो हैं, इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट पार्ट लेसन सेकंड का। इसके बाद हम लेकर आएंगे सेकंड पार्ट। तो तब तक इसे पढ़ें और समझें स्टूडेंट्स। थैंक यू।